अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जितू। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब किया है। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज का उन्होंने ऐलान किया है। उसके साथ साथ इस पैकेज में 120 अरब रुपए का है और जिसमें 13 करोड़ लोग इससे मुस्तफिद हो सकेंगे। 6 माह तक इस पैकेज के तहत घी, आटा, दाल की कीमत में 30% डिस्काउंट आवाम को मिल सकेगा। उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और गैस बहरान का इंदिया भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दिया है। अब सवाल यहां पर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो ऐलानात किए हैं उससे क्या वाकई में आवाम को कोई रिलीफ पैकेज मिल सकेगा या नहीं, इसे प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौन से 30 बिल्स मंजूर करवाने जा रही है। तफसीलात प्रोग्राम रियासत और अवाम में आपके साथ शेयर कर लेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ रोज तक इल्तवा में रखने का फैसला किया है। क्या यह मुमकिन हो सकेगा या नहीं? और उसके साथ साथ ये जो 30 नए बिल्स लाए जा रहे हैं, इनमें जो नई कानून साजी हो रही है, इसमें क्या कोई आईनी रुकावट सामने आ रही है? इस पर प्रोग्राम में आपके साथ बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे क्या हुकूमत चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत को देने के फैसले को वापस ले रही है या नहीं। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे कलअदम जमात के मुजाहिरों के बाद हुकूमती मुआहदा तो हुआ, लेकिन इसका आलमी बरादरी पर क्या असर पड़ेगा, उसके साथ साथ हम पर क्या असर पड़ेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको किस तरह से देख रही है। प्रोग्राम में हमें परवेज इकबाल यूसुफ साहब भी जो उनसे भी उसके हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मेरे साथ नाज़रीन प्रोग्राम में मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील बड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। वज़ीर आज़म ने आज कौम से खिताब किया। एक महीने से गालिबन हम देख रहे थे कि एक रिलीफ पैकेज की बहुत बड़ी हाइप थी और हमें था कि बहुत कोई बड़ा रिलीफ पैकेज आवाम के लिए आने लगा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये पैकेज 120 अरब रुपए का है और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आज इसको मजीद सिंप्लीफाई किया है कि अगर इसको 6 माह में डिस्ट्रीब्यूट करें, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि 13 करोड़ लोग इससे मुस्तफिद होंगे, यानी कि जो 6 माह में फी शहरी जो उसको रिलीफ मिल सकेगा वो है 923 रुपए, यानी कि पर मंथ अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये 153 रुपए इशारिया 84 रुपीज इस तरह से बन रहा है। एक तरफ रिलीफ पैकेज है और दूसरी तरफ पेट्रोल महंगा होने का भी इंदिया दे दिया और साथ ये भी कहा है कि गैस बहरान भी होने वाला है, अलर्ट हो जाएं, सर्दियां आ गई हैं। अब मुझे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही, जैसे मरियम औरंगजेब साहबा ने भी कहा है कि रिलीफ पैकेज नहीं तकलीफ पैकेज है। क्लियर कीजिएगा, ये रिलीफ पैकेज है या ये तकलीफ पैकेज है? देखिए, वजीर आजम ने जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो आज उन्होंने पहली मर्तबा दबे लफ्जों में ये कह दिया है कि आप थोड़ा सा घबरा लें। अच्छा। देखिए, जो मईशत इस वक्त जितने दबाव में है, और ये तो नहीं कि ऐसी हुकूमत में आई है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह हुकूमत भी कहती है कि माजी की हुकूमतों की कारस्तानियां हैं, उन्होंने कर्जे लिए, वो कर्जे उतारने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी कोई बड़ा काम ऐसा नहीं किया कि जिसको ये हुकूमत जब खत्म हो रही होगी तो कह सकें कि देखें हम ये वाला मुआशी स्टेप लेके आए। इसमें कोई शक नहीं है, जब कोविड आया तो दुनिया के जो बड़े बड़े रहनुमाओं ने जो डिसीजंस लिए, उनमें जो सबसे बेहतरीन डिसीजन पाकिस्तान में लिए गए, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हेल्थ कार्ड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक वो लाना चाहते हैं, अगर वो इंप्लीमेंट हो जाए तो ये मगरबी ममालिक से बेहतरीन सिस्टम होगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब इस रिलीफ पैकेज की अगर हम बात करें तो इस रिलीफ पैकेज में ये जो 120 अरब का पैकेज है, ये 13 करोड़ लोगों के लिए 6 महीने में 923 रुपए फी कस। ये कोई बड़ा ना तो पॉलिटिकल कोई माइलेज मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वैसे अगर इसको डबल भी कर दिया जाता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता 2000 ये। अच्छा, देखें, एक जानिब आप रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी जानिब उसी रोज यूटिलिटी स्टोर अनाउंस कर रहा है कि वो खुर्दनी तेल की कीमत और घी की कीमतों में उन्होंने इजाफा कर दिया है। आपने 30% रिलीफ देना है, उधर से उतनी कीमतें बढ़ा दी हैं। एक जानिब आपने रिलीफ देना है, दूसरी जानिब खबर ये आती है। और चीज जो आइडेंटिफाई हुई है अदील, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट इसमें कोई मैकेनिज्म या सिस्टम किस तरीके से होगा ये भी नहीं बताया। जाहिर है वो जो एहसास प्रोग्राम और उसका जो डेटाबेस होगा, वो कोई राशन कार्ड या जो कार्ड्स दिए जाएंगे, यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइनें लगेंगी। देखिए, वो रिलीफ लेना उसका तरीका तो यही है। अब ये रिलीफ इस अंदाज में सब्सिडी दे के आप ये महंगाई के असरात कम नहीं कर सकते।
इसके लिए आपको लोगों की बाइंग पावर बढ़ानी होगी। आप मिसाल देते हैं जी फलां मुल्क में इतनी महंगाई हो गई, हम तो उससे बहुत कम बढ़ा रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, फलां मुल्क में इससे भी ज्यादा महंगाई हो गई। वहां लोगों की परचेजिंग पावर जो है उसको भी तो देखना चाहिए। अब यहां पर यह देखें कि आप एक रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रहे हैं बुनियादी तौर पे, और आप आने वाले जो परेशानी है उसका भी जिक्र कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई है। ये कोई बहुत बड़ा कोई रिलीफ पैकेज कोई ऐसा नहीं है कि जिसे कौम जो है वो भंगड़े डाले, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आने वाले जो चैलेंजेस हैं कि पेट्रोल की कीमतें हुकूमत को बढ़ानी पड़ेंगी। अभी ये जो समरी गई है नहीं बढ़ाई, वो प्रेशर अपोजिशन का था, नहीं बढ़ाई, लेकिन ये बढ़ानी पड़ेंगी। ये वजीर आजम ने कह दिया है कि ये बढ़ानी पड़ेंगी। इसका मतलब है आप तैयार हो जाएं, और उसका जो इंपैक्ट है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का अल्टीमेटली वो आना है। तो इसका मतलब है महंगाई में इजाफा होगा। तो उन्होंने दबे लफ्जों में कह दिया कि आप घबराना शुरू कर दें। फिर उन्होंने क्या कहा कि गैस बहरान, अब गैस बहरान जो है आना पड़ेगा। अच्छा, एक जानिब चीनी का बहरान है, जब से नोटिस लिया हुआ है ये चीनी का बहरान काबू नहीं आ रहा। आज की खबर जो है, आज की खबर ये कहती है कि तलब और रसद में जो बिगाड़ के बायस चीनी की फी किलो कीमत जो है 130 रुपए से तजावुज कर गई, और स्टॉक जो है ये सिर्फ 15 दिन का बाकी रह गया, ज़खायर कम होने लगे हैं। तो फिर आपके रिलीफ पैकेज तो हवा में उड़ गया। अच्छा, ये चीजें वो चीजें हैं जो गवर्नेंस से बेहतर हो सकती हैं। ये वो चीजें हैं जो आपकी जो पॉलिसी है ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कर ले, बेहतर हो सकती है। ये इस रिलीफ पैकेज को आप डबल भी कर देंगे, लेकिन दूसरी साइड पे जो नाअहलियां हैं वो बिल्कुल इसको सिफर कर देंगी। मिसाल के तौर पे आप साथ ही ये बुरी खबर सुना रहे हैं कि गैस का बहरान पैदा होने जा रहा है। अब ये गैस का बहरान क्यों पैदा होने जा रहा है कि गैस की हमारी जो पैदावार है ये 3 अरब 41 करोड़ क्यूबिक फीट रोजाना, और एलएनजी जो है ये 1 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फीट है। यानी ये पैदावार और डिमांड हमारी 6 अरब क्यूबिक फीट से जायद है। तो ये 1.5 अरब से जायद का जो शॉर्टफॉल है ये क्यों आ रहा है? कल तो आपने टेंडर फ्लोट किए हैं। ये जो कार्गो थे, ये 2 कार्गो के टेंडर में क्यों ताखीर हुई? आपको नहीं पता था? कब से सुनते आ रहे हैं गैस का बहरान होना है। वो आप अपने मिनिस्टर से पूछें तो सही कि ये जो एलएनजी है ये इंपोर्ट करने में ताखीर क्यों हुई, वो कार्गो क्यों लेट हुए, ये क्या मसला हुआ। यानी गैस का जब बहरान होगा ये सिर्फ सफरिंग नहीं है, इसका इंपैक्ट महंगाई की सूरत में कैसे आएगा? आपको जाके सिलेंडर लाने पड़ेंगे, ये एलपीजी महंगी होगी। तो अल्टीमेटली आप एक जानिब रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, दूसरी जानिब ना सिर्फ इंडिया दे रहे हैं बल्कि उस इंडिया देने में ये भी तो देखें कि गवर्नेंस के कहां फेलियर्स हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब ने नेक नियति से जो बड़े बड़े फ्लाही प्रोग्राम के हवाले से जो इन्होंने डिजाइन बनाया है, जिसमें एहसास प्रोग्राम है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, घर बनाने के लिए बिला सूद कर्जे हैं, तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। अब ये चीजें महंगाई के असरात कम नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें गवर्नेंस बेहतर बनाने से ठीक होंगी। ये रिलीफ पैकेज 120 अरब रुपए का है। मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी शायद इसको ठीक तरह से डिफेंड ना कर पाए। और लेकिन मईशत की भी तो सूरत हाल ये है ना, लेकिन जो चीजें बेहतर हो सकती हैं उनको तो बेहतर करें, गवर्नेंस को बेहतर करें। यहीं से मजीद कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाऊंगी। सिद्दीक, आप जानना चाहूंगी, जिस तरह से भी अदील में बात की है कि अगर आप अपनी गवर्नेंस बेटर करेंगे, अपनी ही जो आपके तमाम चीजें उनको बेटर कर लेंगे तो आपकी जो महंगाई है उस पर कंट्रोल कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन एक फैक्टर ये एग्जिस्ट करता है कि आलमी मार्केट में जो महंगाई हुई है वो भी कंट्रोलेबल नहीं है। उसमें अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि 9% रही है, तो फिर उसको यहां पर उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो होता है। तो फिर वो किस तरह से कंट्रोल होगा? देखिए, हमारी यह मसला ये है कि हुकूमत और इमरान खान साहब अनाउंस तो कर देते हैं, ऐलान तो कर देते हैं, लेकिन मसला यह है कि क्या वो रिलीफ नीचे तक आवाम तक पहुंचता है, जो कि बहुत सा नहीं पहुंचता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ब्यूरोक्रेसी। इस हुकूमत को सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा चैलेंज कहा जाता है ना, महंगाई, कहा जाता है बैड गवर्नेंस, कहा जाता है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अगर आप इन सब के पीछे एक वजह तलाश करें, वो एक वजह है ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी इस हुकूमत के साथ कर रही है, और जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने इमरान खान साहब ने आते ही जो बहुत बड़ी गलती की, और वो ये कहा कि जी ब्यूरोक्रेसी को कहा कि आपने मेरे MNAs MPs की नहीं सुननी, ये तो करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, आपने मेरिट पे काम करना है। उन्होंने क्या किया कि मेरिट से मुराद उन्होंने ये ले लिया कि आप MNA MPA की इंटरफेरेंस नहीं होगी। वो जो काम पहले MNA MPA उनको कहकर, रुका लिख कर, फोन करके करवा लेते थे, और वो 10, 15, 20 हज़ार ले लेते थे। ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, जब उन्होंने देखा, अवामी नुमाइंदे हम देख रहे हैं कि वो
गायब होते जा रहे हैं। नहीं, गायब क्या, उनका तो आपने खत्म ही कर दिया ना, जब आपने ब्यूरोक्रेसी को कह दिया कि आप इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, नीयत आपकी ठीक थी, आपने इंडिपेंडेंट इसलिए कहा कि भाई आप मेरिट पर फैसले करें। ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, उन्होंने जब MNA-MPA का खत्म हुआ, मुदाखलत खत्म हुई, उनका चेक खत्म हुआ, वो जो काम 20,000 लेके कर रहे थे वो 50,000 लेके कर रहे हैं, 60,000 करके, यानी उन्होंने करप्शन का रेट बढ़ा दिया है, लेकिन मेरिट का निजाम नहीं शुरू किया। ये अक्सरियत इलाकों में कह रहा हूं, जाहिर है अच्छे ब्यूरोक्रेट भी मौजूद हैं, ऐसी नहीं है, बड़े ईमानदार ब्यूरोक्रेट भी मौजूद हैं, लेकिन देखें मसला यह है कि एक चीज जो आज इमरान खान साहब ने कहा कि मीडिया जो है वो थोड़ा सा मेहरबानी करे और लोगों को दूसरा रुख भी एक बताए कि असल में मसला क्या है। देखें, हुआ ये, कोविड की वजह से पूरी दुनिया बंद हुई, तवील अरसे तक बंद रही, एकदम जब वैक्सीन आई और दुनिया खुली, मुईशत खुली, तो एकदम ये पूरी दुनिया में मसले आए। अब मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं, एक अमेरिका की और एक जो है वो इंडिया की। अब ये अमेरिका का एक इदारा है CBPP, उसकी ये रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक वो कहते हैं हाउस होल्ड प्लस सर्वे, उसके अदाद शुमार में ये इंकशाफ हुआ है कि 2 करोड़ के लगभग बालिग अमरीकियों ने रिपोर्ट किया है कि गुज़िश्ता 7 दिनों में उनके घरों में कभी कभार या ज्यादातर खाने को नाकाफी था। ये अमरीकी बालिग अफराद का कुल 9% है और लगभग 90 लाख बालिग अमरीकी जो बच्चों के साथ रहते हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनके बच्चे नाकाफी खाते हैं क्योंकि वो काफी तादाद में खाना अफोर्ड नहीं करते। फिर आप आ जाए जनाब, 6 करोड़ 30 लाख बालिग अमरीकियों ने रिपोर्ट किया है कि गुज़िश्ता 7 दिनों में उनके घरानों के लिए मामूल के अखराजात यानी खाना, रेंट वगैरह बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। लगभग 36% बच्चे ऐसे घरानों में रहते हैं जिनको मामूल के अखराजात बर्दाश्त करने में मुश्किलात हैं। अप्रैल 2021 में अमेरिका में बेरोजगारी की शरह इस सतह तक जा पहुंची जिसे 1930 की दहाई से नहीं देखा गया था। 1930 की दहाई आलमी महंगाई है, ठीक है, आलमी सतह पे इश्यूज हैं। हम देखें, हम लोकल बात कर रहे हैं, बैड गवर्नेंस भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी का काम करना ना शामिल है, कुछ और भी इनकी नाइलियां शामिल हैं, लेकिन महंगाई इंटरनेशनल इशू है, दुनिया भर में ये हुआ है। अब आप आ जाए जनाब, ये ह्यूमन जो राइट्स वॉच की रिपोर्ट है मार्च 2021 की, उसमें बताया गया है कि अमेरिका में करोड़ों अफराद गुर्बत और भूख का शिकार हो रहे हैं। जनवरी 2021 में अमेरिका में 2.5 करोड़ के लगभग अफराद ने भूख का सामना करने की शिकायत की। अमेरिका जैसे मुल्क में 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो भूख की शिकायत कर रहे हैं और कोरोना वबा के आगाज से 7.5 करोड़ के लगभग अफराद। सिद्दीक, आप ये कोरोना के आगाज में बता रहे हैं कि आफ्टर कोरोना? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये जो आखिरी आपको बता रहा हूं ना, ये देखें ना, मैंने आपको बताया कि ये बात है, ये 2021 की बात है, जनवरी 2021 में, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जनाब, कोरोना वबा के आगाज से 7.5 करोड़ के लगभग अफराद काम से हाथ धो बैठे। बहुत से अफराद जिन्होंने काम से हाथ धोया उनका पैसा और जमा पूंजी कम हो रही है। अब आ जाए जी हमारे साथ इंडिया पे आ जाए। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के मुताबिक भारत में एक बरस में भूख में बहुत ज्यादा इजाफा है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 ममालिक में भारत 101वें नंबर पर है। साल 2020 में भारत 107 ममालिक में 94th नंबर पर था। यूं एक बरस में भारत में भूख में बेपनाह इजाफा देखने में आया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने भारत में भूख में इस इजाफे को संगीन करार दिया है। आखिरी एक पॉइंट सुन ले आप कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान 92 नंबर पर है और भारत जो है वो अपने हमसाया मालिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से बहुत पीछे है। मसला ये है, देखें, महंगाई इंटरनेशनल इशू है, पूरी दुनिया में ये इशू है। जाहिर है जिस तरह से वो बताया जा रहा है कि जो वहां से कार्गो आते हैं उनके जो रेट हैं वो 10-10 गुना बढ़ गए हैं। इंटरनेशनली ये इशू है, लेकिन अब हुकूमत को ये देखना होगा कि वो जितना रिलीफ दे सकती है वो रिलीफ दे। यानी कि आपके नजदीक ही रिलीफ इनफ था? देखिए, मैंने अभी क्योंकि इसका जो पहलू आप बता रही हैं उस पहलू को उस तरह से नहीं देखा, एवेल्युएट नहीं किया जो पहलू जिस तरह से आपने बताया, लेकिन मैं सदीक जान साहब, एक जानिब रिपोर्ट आती है और उसमें कोई शक भी नहीं है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड बड़ी कंपनियां दहाइयों का रिकॉर्ड मुनाफा कमाती हैं। अब वो कंपनियां जो रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं, इसका मतलब है कि वो माजी की निस्बत बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। उन कंपनियों में जो हजारों लाखों मुलाजमीन हैं उनकी सैलरियां तो नहीं बढ़ती और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में, कारपोरेट सेक्टर में लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ती। जाहिर है सरकारी मुलाजमीन की एक हाथ हद तक सैलरी बढ़ा दी जाती है। अब उससे तो महंगाई के जो असरात से बचने के हवाले से एक सिर्फ महदूद सतह तक उसके असरात आएंगे ना, तो कारपोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले हैं उनका कोई परेशानी हाल नहीं है। इस हवाले से मैं समझता हूं हुकूमत के पास एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है। जिस तरह मगरबी ममालिक में, यानी बहुत सारी चीजें मगरबी ममालिक के मॉडल की फ्लाई रियासत का मामला जो है यहां इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो प्रॉपर यहां पर भी वो अगर चीजें इंप्लीमेंट कर दी जाएं कि एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि लोगों को वहां भी रेज मिले। ये प्राइवेट कंपनियां जो हैं ये करोड़ों रुपए मुनाफे में अगर जा रही हैं
इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, तो ये इनके वहां का, अब फवाद चौधरी साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं कि ये प्राइवेट कंपनियों को इनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, लेकिन ये रियासत का काम है, हुकूमत का काम है, कोई ऐसा सिस्टम भी नाफिज करें। मेरा ख्याल है इस तरह के रिलीफ पैकेज देने की बजाय अगर इस तरह की चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए तो आम आदमी तक ये रिलीफ पहुंचेगा। कुव्वत खरीद को भी बढ़ाया जाना चाहिए। इन शॉर्ट अगर अदील की बात को मैं कंक्लूड करूं, यानी कि अगर सिद्दीक की बात को देखा जाए तो रिलीफ पैकेज एनफ था, इतना ही बनता था, क्योंकि आलमी लेवल पे भी महंगाई है। मैं सॉरी कतई कलामी की माजरत में एक चीज ऐड कर लूं। देखिए मसला ये है कि आज इमरान खान साहब ने स्पीच की, उसमें उन्होंने जो हकीकत थी वो कौम के सामने रखी। और हकीकत क्या है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस वक्त रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई हैं और हमने ज़ाहिर है उसके मुताबिक बढ़ानी है। अगर आप देखें, खुद शाहिद खान अब्बासी साहब का शॉट आपने इस प्रोग्राम में चलाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो लेवी जो इन्होंने कम की है, जो टैक्स कम किए हैं, तो ये टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे, वो भी ये बात कह रहे हैं। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि टैक्स कम किया है। अब आप मुझे बताएं, क्या इमरान खान साहब आज अगर ये जिक्र ना करते कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ेंगी, तो क्या कुछ दिन बाद बढ़ती तो फिर यही ड्रामा होता, फिर यही तमाशा लगता। अब मसला क्या है? मसला ये है कि बहुत सी चीजें जो रिलीफ आपको लगता है ना, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन जहां पर पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है या इसके अलावा गैस बहरान है, लेकिन वहीं पे घी, कुकिंग ऑयल, शुगर, आम बेसिक नीड भी जो आवाम की है वो भी तो साथ साथ बढ़ रही है। देखिए मारिया, मसला ये है कि ये जो आप रिलीफ पैकेज को बहुत कह रही है ना कि ये क्या रिलीफ पैकेज है, यानी इतना रिलीफ पैकेज, देख मेरी एक बात सुने, मसला यह है कि 3-4 हज़ार रुपए आपके लिए मसला नहीं है। आप 3-4 हज़ार का एक टाइम में पिज्जा खा लेती हैं वैसे ही बैठे बैठे, जी आज पाकिस्तान जीत गया तो पिज्जा मंगवा लेते हैं। लेकिन कभी जाके बैकवर्ड इलाकों में पूछे लोगों से 3-4 हज़ार रुपए उनके लिए बहुत मैटर करते हैं। इसलिए यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के आप इस रकम को इस तरह से ना देखा करें। आप जरा उन इलाकों का सोचा करें। मैं उसी रिलीफ पैकेज की बात करूं जो आज वजीर आज़म इमरान खान साहब ने दिया है, जिसके अकॉर्डिंग पर मंथ जो 13 करोड़ लोग हैं जिनको रिलीफ पैकेज मिल रहा है, वो सिर्फ 153 रुपए बने, वो 1000 या 3-4 हज़ार नहीं बन रहे। चलें, ये तो मैं जरा इसको देखूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आपने इसके निकाला, क्योंकि मेरी मैथ जो है वो कमजोर है, तो जरा फिर भी मैं इसको जरा चेक करूंगा। राइट, ये 120 अरब रुपए का पैकेज जिसको 13 करोड़ लोगों को डिवाइड किया गया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे हुकूमत अपने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौन से 30 नए बिल्स मंजूर करवाने जा रही है। प्रोग्राम में आपसे डिटेल्स एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 30 बिल्स पास करवाने जा रही थी, लेकिन उससे पहले कि ये बिल पास करवाए जाते, जो बहुत दिनों से हम सुन रहे थे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलवाना है, उसमें हमने देखा है कुछ रोज का इल्तवा रखने का फैसला PTI की जानब से सामने आया। अदील, वजह क्या है, ये क्यों एकदम से इल्तवा का शिकार हो रहा है ये मुश्तरका इजलास? प्लस ये जो 30 बिल्स पास हो रहे हैं, इसमें क्या कोई कानूनी रुकावट है? देखें, ये जो 30 बिल्स हैं ये भी हम बताएंगे कि 30 बिल्स कौन से हैं। और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पार्लिमान का एक बड़ा इवेंट जिसका ऐलान गुज़श्ता रोज किया गया था कि इस इजलास में ये बिल मंजूर करवाए जाएंगे। लेकिन इस वक्त परेशानी की बात यह है कि हुकूमत से अपनी ही स्ट्रेंथ पूरी नहीं हो रही। अच्छा। और ये राय दी गई है कि देखें, ये जो अभी कौमी असम्बली का रिसेंट जो इजलास खत्म हुआ था उसमें तो रोज कोरम का मसला होता था, हमसे तो अपने बंदे पूरे नहीं हो रहे थे। तो आप एक ऐसा काम करें कि पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, फिर और इसके साथ सेनेट का इजलास बुलाएं। सेनेट में आमतौर पर जो स्ट्रेंथ है वो पूरी होती है। ये मसला हुकूमत को आ रहा है कौमी असम्बली में। ये ब्रेकिंग डील शेयर करें, बेसिकली हुकूमत को अपने ही बंदे पूरे करने के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत को अपने ही बंदे पूरे करने के लिए इस वक्त टेंशन है और इसलिए ये कौमी असम्बली का इजलास बुला के पहले पल्स लेंगे कि हमारे बंदे पूरे होते हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इस पे हमने अलग से बात करनी भी है एक चंक में, लेकिन इसमें फिर पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है इसको चंद दिन के लिए आगे ले जाया गया है ताकि वो एक्सरसाइज, क्योंकि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है उसमें इतना मार्जिन नहीं होता कि उसको आप जी कई दिन चलाएं और इस तरह करें, देखें कोरम पूरा या नहीं कोरम पूरा। तो उसमें चूंकि मार्जिन भी बहुत कम है, उसमें जो नंबर्स हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है, तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी सुबकी हो सकती है। तो ये हुकूमत ने फैसला किया है कि पहले कौमी असम्बली और सेनेट, उसके बाद फिर मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। दूसरा, 2 ऐसे बिल्स हैं मारिया
अच्छा। ये 30 बिल्स जो हैं, यूं तो इन बिलों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कुलभूषण यादव से मुतल्लिक जो बिल है, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बात करती है, PMLN बहुत बात करती है कि ये कुलभूषण को शायद कोई NRO दिया जा रहा है, अगरचे इस पे अलग से बात की जा सकती है कि बिल क्यों लाया जा रहा है, लेकिन इसमें एंटी रेप, फौजदारी कानून में तरमीम, इसमें गवादर पोर्ट अथॉरिटी, मुस्लिम फैमिली लॉ, निजकारी कमीशन, स्टेट बैंक बैंकिंग सर्विसेज कॉर्पोरेशन, तो ये हुकूमती बिल हैं, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, ये वो बिल हैं जो 2019 से भी पेंडिंग है, यानी 2 साल से कानून साजी का अमलन रुका हुआ था। तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये मजबूरन मामला लेके जाना पड़ रहा है, और इसमें ज्यादातर बिल ऐसे हैं जो सेनेट में पड़े पड़े वो जो 90 दिन का टाइम होता है वो गुजर गया, अच्छा। और उसके बाद ये रिजेक्ट जो है वो मुतसव्वर हुए, और उसके बाद इन्हें मजबूरन लाना पड़ रहा है। और इसमें 2 बिल जो ऐसे हैं जिनमें आगे कंट्रोवर्सी आएगी, वो हैं, बाकी तमाम बिल बाकी तमाम बिलों में इतना बड़ा इशू नहीं है। 2 बिल हैं, असल में ये 2 बिल ही हैं जिन पे असल में आगे सियासी तनाजा बनेगा, कानूनी तनाजा बनेगा। और ये 2 बिल कौन से हैं? एक तो वो बिल है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म का इन्होंने पैकेज बनाया था और इसमें दर्जनों तरामीम की थी। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही तहफुजात का इजहार कर चुका है कि इसमें कम अज कम 8 शिकें ऐसी आपने कौमी असम्बली से मंजूर करवा ली हैं जो आइन से मुतादिम है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये मान भी गए जब उनकी लीगल टीम ने कहा ना कि ये अदालत में जाके उड़ जाएगा, और इस पे मिसाल के तौर पे आइन में लिखा हुआ है कि हल्का बंदियां आबादी के लिहाज से होनी चाहिए, कानून में आपने लिख दिया वोटर के लिहाज से होनी चाहिए, आइन में लिखा हुआ है कि जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं ये इलेक्शन कमीशन की डोमेन में आता है, कानून में आपने लिख दिया ये नादरा ने बनानी है। तो अदालत तो देखती है आइन क्या कहता है, वो कानून उड़ा देती है अदालत। अच्छा, इस पे हुकूमत मान गई थी कि हम उसको जो है वो उसमें तरमीम कर लेंगे, लेकिन अब मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि सेनेट से जब कोई बिल मुस्तरद हो जाता है उसके बाद वापस ये कमेटी में नहीं आता, उसके बाद वापस फिर ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जब लाया जाता है तो उसमें जो कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है वो एज इट इज प्रेजेंट होता है, और जो रूल्स हैं आर्टिकल 70 आइन का और रूल्स ऑफ प्रोसीजर नेशनल असम्बली के इसका 154 सेक्शन जो है, ठीक है, वो ये कहता है कि वो बिल फिर एज इट इज पेश होगा। अब वो 8 तरामीम भी मारिया इसमें वो मंजूर मजबूरन करवानी पड़ेंगी, या ये बिल वापस लेना पड़ेगा, या वो 8 की 8 तरामीम मंजूर करवानी पड़ेगी। एग्री नहीं है इस पे, नहीं अपोजिशन तो एग्री है ही नहीं है, या इलेक्शन कमीशन तो एग्री कर ही नहीं रहा। इसमें मसला ये है कि हुकूमत को खुद भी इस बात का अंदाजा है और टेंशन है कि ये मामला अदालतों में चला जाएगा, और अदालत ने अगर इसको खुदा ना खास्ता उड़ा दिया तो ये बहुत बड़ी सुबकी होगी। और इसी में ईवीएम वाला मामला और इसमें जो इंटरनेट वोटिंग वाला मामला है ये भी आ रहा है, और उसमें भी कई सुकम बीच में हैं उस ऑर्डिनेंस में जो इसमें लाया गया था। तो अब वो तरमीम नहीं हो रही और हुकूमत ऐलान कर बैठी है ये बिल मंजूर हो जाएंगे, और बिल मंजूर होने की सूरत में आगे जाकर ये मामला अदालतों में आने का खदशा है, और हुकूमत को इस बात का अंदाजा है। और तो ऐसे में ये बहुत बड़ा कानूनी, दूसरा भी इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक ही है, यानी ये इंटरनेट वोटिंग और ईवीएम से मुतल्लिक है। उसमें भी कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि अगर उसमें अमेंडमेंट नहीं की जाती तो आगे जाके जो वजीर आजम इमरान खान चाहते हैं कि ईवीएम आए या इंटरनेट वोटिंग आए तो उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है। अब या तो इनको ये बिल वापस लेने पड़ेंगे, या इनमें को इसी तरह अगर ये मंजूर करवाते हैं तो ये हुकूमत को आगे जाकर बहुत बड़ा धचका लग सकता है, कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर, और सुबकी का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, मैं चाहूंगी कि सिद्दीक भी इस पे कमेंट दें। सिद्दीक, एक तो जिस तरह से हम देख रहे थे कि 30 बिल्स जो है वो मंजूर हो, लेकिन उनके मंजूर होने की तो अभी कोई हमें आइडिया नहीं है कब तक होंगे, लेकिन जो मुश्तरका इजलास होना था वो भी मुलतवी हो चुका है, तो इस पर व्हाट्स योर टेक? देखें, पार्लियामेंट के महाज पर भी आपने देख लिया कि चीज़ें जो हैं वो ज़रा एक तेज़ होने जा रही हैं, जबकि दीगर जो महाज हैं, पीडीएम का महाज है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नवंबर का महीना काफ़ी जो है वो इवेंटफुल होने जा रहा है। 11 नवंबर को पीडीएम का इजलास है, क्योंकि आपको पता है कि 2 हफ्तों के लिए सड़कों पर आए थे देखने के लिए कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात किस रुख उनका ऊँट बैठता है, किस करवट बैठता है, और हमें कुछ मिलता है नहीं मिलता। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अफवाहें थी और ये जो कहा जा रहा था कि अदम एतमाद ला रहे हैं पंजाब में, वफाक में, सेनेट में, तो अब एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने इस चीज़ को, इस इम्कान को रिजेक्ट कर दिया है कि कोई अदम एतमाद लाया जा रहा है। तो यानी वो जो मीडिया के अंदर कुछ लोग कोशिश और काविशें कर रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सुलह हो जाए, पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में आ जाए और पीडीएम अदम एतमाद ले आए, तो दोनों ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। दूसरा, नवंबर का महीना इसलिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि FIA, इसकी कल हम आपको तफसीलात बताएंगे,
FIA जो है वो शहबाज शरीफ साहब का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, अच्छा। उसमें जो शहबाज शरीफ साहब के सहूलतकार हैं, FIA उनको गिरफ्तार करने जा रही है, जिनके नाम पे अकाउंट्स को ले गए थे, जो सहूलतकार थे। ठीक तो है। अब जब ये केस, क्योंकि ये तेजी से अब आगे बढ़ना है, इस केस ने ये बहुत डिले हो चुका है, अब FIA गिरफ्तारियां करने जा रही है उन लोगों की जिनके नाम पे अकाउंट्स खुले थे। उनसे पूछा जाएगा कि अकाउंट आपने खुद खुलवाए थे, आपसे खुलवाए गए थे, आपका नाम इस्तेमाल हुआ, आपके दस्तखत हुए। ये मामला शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी करने जा रहा ठीक है। है। जैसे ये गिरफ्तारियां होंगी यानी कि तो जहां आप पर हुकूमत के लिए ये मुश्किल मंद है, वहीं पर ऑपोजिशन के लिए भी, खासकर शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल हो सकता है। अदील, ब्रेक में जाने से पहले मैं जानना चाहूंगी, हमने कुछ दिनों पहले बात की थी कि चेयरमैन नैब को इख्तियार सदर ममलिकत के पास जा रहा है, जिस पे क्वेश्चन भी रेज किया गया था कि अगर इस तरह हो जाता है तो फिर ऑपोजिशन कहेगी कि तमाम इख्तियारात हुकूमत के पास चले गए हैं, नैब सिर्फ एक बीच में एक ऐसा मीडियम ही रह जाएगा। अब क्या हुकूमत इस इख्तियार को जो दिया जा रहा था वापस लेने जा रही है? अच्छा देखें, इसको समझने की जरूरत है कि चेयरमैन नैब को हटाने का जो इख्तियार है सदर मुमलिकत के पास गया है। कुछ लोगों ने इसकी इंटरप्रिटेशन की कि ये वजीर आजम के पास चला गया है, बिल्कुल, कि वजीर आजम की एडवाइस पर ही सदर काम करते हैं। लेकिन जिन मामलात में वजीर आजम की एडवाइस पर सदर कोई ऑर्डर जारी करते हैं या कोई इकदाम उठाते हैं, वो डिफाइंड है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो इख्तियारात सदर के हैं वो सदर के पास ही हैं। अच्छा, ये सदर को देने क्यों पड़े? वो देने इसलिए पड़े कि चेयरमैन नैब वाला मामला जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रिसेंटली गया, सुप्रीम जुडिशियल, अच्छा कानून में ये लिखा है कि चेयरमैन नैब को हटाने का जो तरीकाकार है वो ऐसे ही है जैसे जो जज साहिबान को हटाने का होता है। अच्छा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने देखा कि आइन में क्या लिखा हुआ है, आइन के आर्टिकल 209 में क्या लिखा हुआ है। आइन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस या ऑडिटर जनरल के हवाले से लिखा हुआ है। चेयरमैन नैब का तो सिर्फ कानून में लिखा हुआ है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ये कहती है क्या हम कानून, जो नैब का कानून है उसके ताबे हैं? हम तो आइन के ताबे हैं। हाँ। आइन में तो ये बात ही नहीं लिखी। अच्छा, अब ये एक बड़ा खला पैदा हो गया, यानी चेयरमैन नैब को हटाने का सिस्टम में कोई मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। इसके लिए सदर के पास ये पावर्स देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अदरवाइज ये आइन में अमेंडमेंट की जाती, कानून में चला आ रहा था, किसी ने बॉदर ही नहीं किया कि इसके हवाले से इतने बिल्स पास होते हैं। तो अच्छा, इसमें अब ये आपका पहला जो सवाल था ना, आपका जो पहला सवाल था कि क्या हुकूमत ये वापस लेने जा रही है, हुकूमत ये असल में इस पे अटॉर्नी जनरल की ये व्यू था कि ये इस तरह सदर के पास नहीं जाना चाहिए। लॉ मिनिस्ट्री का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि फिर तो इसका मतलब है कि चेयरमैन नैब को हटाया ही नहीं जा सकता। तो ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये उस हकीकत को सामने रख के लाया गया, और इसका कतन भी ये मतलब नहीं, और जरूरी नहीं है। देखिए, सदर जो होता है, सदर रियासत का सरबराह होता है, ठीक है, वो ब्रेक का टाइम है। हाँ, अदील, वो हुकूमत का सरबराह नहीं होता। तो इसलिए जो तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत के अंडर नैब आ गया, नैब हुकूमत के अंडर नहीं आया। लेकिन जाहिर है इस वक्त आरिफ अलवी साहब जो वहां बैठे हुए हैं तो उनका ताल्लुक क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से तो हुकूमत के पास इख्तियार किस काम में तो जा ही रहा है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हमें परवेज इकबाल हुसैन साहब ज्वाइन करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन हमें इस वक्त ज्वाइन किया है परवेज इकबाल हुसैन साहब ने, चेयरमैन हैं EU पाक फेडरेशन के। नाजरीन, इटली में G20 के सरबराहान मौजूद थे, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब भी मौजूद थे। EU पाक फेडरेशन ने इटली में एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया है, जिसमें उन्होंने मोदी का चेहरा बेनकाब किया है। परवेज इकबाल साहब, बताइएगा ये तमाम क्या मामला है, किस बेहतर अंदाज में EU पाक फेडरेशन ने दुनिया के सामने इस वक्त नरेंद्र मोदी का चेहरा बेनकाब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये जो G20 का रोम इटली में एक कॉन्फ्रेंस हुई, इजलास हुआ, इसमें हम पहले से ही तैयार थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है, इसको मैंने नहीं, यूरोप ने, अमेरिका ने इसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। बिल्कुल। और अभी इनका डिक्लेयर शुदा बंदा जब यूरोप में आए, इंसानी हकूक की तंजीमें हों या मेरी EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन हो या पाकिस्तानी हो, बल्कि वहां पर जो इंडियन सिख थे, किसानों ने भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, जिसमें इटालियन ह्यूमन एक्टिविस्ट भी थे। हमने दुनिया को एक ये मैसेज देना चाह रहे थे, क्योंकि
यूरोप जो है ये एक बड़ा मजहब माशरा है, बल्कि इटली का, हमारा तो पाकिस्तान का तो इंडिया जो है असली दुश्मन है। लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि सोनिया गांधी जो है वो ओरिजिनल इटालियन है, और जब ये इंडिया में ये एक बड़ा कि वो जो है इंडियन नेशनल नहीं है, वो वजीर आजम कैसे बन सकती हैं, ये भी वहां पर एलिमेंट पाया जाता है। उसके बाद 2 फौजी जो हैं इटालिया के, वो भी इन्होंने जब अरेस्ट किए थे तो यहाँ पर एक मुहावरा हो गया था कि हमारी तरह हमारे साथ इंडिया वाला बर्ताव ना करना। और वहां पर जब हमने वहां की ह्यूमन राइट्स तंजीमों से राब्ता किया, हमारी फेडरेशन के चेयरमैन है राजा आफ्ताब चौधरी, तजम्मल खटाना साहब, बशीर बुसाल साहब, वहां पर सबसे ज्यादा जो मुश्किल था वो था परमिशन लेना, क्योंकि G20, यानी कि मैं आपको ये भी आपके प्रोग्राम के जरिए अपने लोगों को बताता चलूं कि G20 का जो माहौल था वहां पर हर तरफ फौज ही फौज थी, इटली की गलियों में, कूचों में, और रोड बंद थे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट ये कर दिया जाता है कि जब पाकिस्तान में कोई बड़ा मैच हो रहा है या कोई बड़ी डिग्निटी आ रही है तो शोर मचाया जाता है कि रोड बंद कर दिए गए। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इटली की जो शायरा है, जो गलियां हैं, वहां पर फौज थी और रोड सुनसान थे। जब तक वहां से ये अमेरिकन प्रेसिडेंट या दुनिया के दूसरे प्रेसिडेंट वहां से निकले नहीं, वहां तक जो शहर में था मुकम्मल कर्फ्यू था। और नरेंद्र मोदी को जो हमने मैसेज दिया वहां पर उसके होटल के बाहर प्लस विक्टोरिया में, उसमें हम ये बताने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि इटालियन कम्युनिटी थी वहां, हमारे साथ जो इटालियन लोगों ने भी आकर पार्टिसिपेट किया, इटालियन में तकरीरें हुई, इंग्लिश में हुई, लोगों ने भी अपने अपने तरीके से ये मैसेज अपना कन्वे करने में हम कामयाब रहे कि नरेंद्र मोदी जब तक मकबूजा कश्मीर में हमारे बहन भाइयों के ऊपर, इवन जो इंडियन है मोनार्टी, उसमें सिख हैं, क्रिश्चियन है या छोटी आजाद के हिंदू हैं, ये सब के ऊपर जुल्म कर रहा है। इसलिए पूरी दुनिया के लोग वहां निकले और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट इतना बड़ा था। यूरोप में तो मेरा बड़ा मशहूर है कि मैं नरेंद्र मोदी का पीछा करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा ये समझता हूँ मेरे ईमान का हिस्सा है, जब तक ये मकबूजा कश्मीर में हमारे बहन भाइयों के ऊपर जुल्म बंद नहीं करता, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है, उसको दुनिया के सामने बेनकाब किया गया। परवेज इकबाल साहब, जानना चाहूंगे पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन में किन चैलेंजेस का सामना है? देखिए, यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान को सबसे बड़ा तो ये फेक मीडिया था जो कि EU डिसइंफो लैब ने पकड़ लिया, और उसके बाद ये जो सो कॉल्ड लिबरल बने हुए हैं, 5th जनरेशन के सुर्खे इनका मैंने नाम रखा हुआ है। यूरोपियन पार्लियामेंट जो है, इसने हमेशा, जब से मैंने 2002 से यूरोपियन पार्लियामेंट में जाना शुरू किया, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है, यूरोपियन मंडियां जो है, ये पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट कभी कभी हमारे जो वज़रा हैं या हुकूमती लोग हैं, ये ऐसी बेहुदा और बेफजूल बातें कर जाते हैं जिसमें बाद में हमें यहाँ पर या हमारे ये बताएं कि वहां पर EU डिसइंफो लैब ने बेनकाब किया, किस तरह भारत पाकिस्तान के खिलाफ वहां के सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा था, जाली NGOs को इस्तेमाल कर रहा था। एक जानिब इतना बड़ा वहां उनका नेटवर्क जो है वो बेनकाब होता है, दूसरी जानिब पाकिस्तान से भी कुछ लोग जो हैं वो अपने ही मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर उनके हाथों में वो खेलते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये 5th जनरेशन वारफेयर है, इसमें हमारे मुल्क के लिए वो हमारे मुल्क में ही बैठ के वो साजिश करते हैं। यूरोप में किस तरह फिर देखा जाता है जब ये इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, जब ये यहाँ हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, जब ये गलत इल्जामात लगाते हैं, एजेंडा कुछ और होता है, तो इसका मुल्क को कितना नुकसान पहुंचता है? आप वहां बैठ के इसको किस तरह देखते हैं? देखिए आदिल साहब, ये आपका सवाल बड़ा वैलिड सवाल है, और इसको हम यहाँ ये देखते हैं कि यूरोप में या इंडिया तो EU डिसइंफो लैब पकड़ी गई, 5th जनरेशन वार पकड़ी गई, लेकिन वो लोग जो मुल्क के अंदर इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में बैठे हुए हैं, आपके अदारों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आपकी फौज। लेकिन मैं एक बात आपके प्रोग्राम के जरिए ये कहना चाहता हूँ, अदारों के ऊपर या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या फौज को इल्जाम लगाने वाले बहुत बुज़दिल लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अदारे जो हैं या फौज जो है, ये ऐसे सुर्खों का जवाब उनको पता है कि लीगली ये जवाब नहीं दे सकते, इसलिए ये इनके खिलाफ ज्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। और मेरा ये हुकूमतों की कमजोरियां हैं,
और ये हुकूमतें इतनी कमजोर हैं पाकिस्तान की, इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में ऐसे सुरखे बैठे हुए हैं, वहां पर पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ दंदना रहे हैं, और ये उनको बजाय रोकने टोकने के ये किसी न किसी हवाले से ये उनको सपोर्ट करते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। आपकी हुकूमत में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं और ओपनली सपोर्ट करते हैं। हमें ऐसे लोगों को, हुकूमत में बैठे हुए लोग जो सब आप कह रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए लोग, जी जी बिल्कुल, तो ये क्या इदारों को नजर नहीं आता? क्या सिस्टम में चीजें नोटिस नहीं हो रही होती? देखिए, मेरे ख्याल में दायरे का काम करना भी चाहते हैं, दायरे पकड़ दकड़ करते भी हैं, लेकिन अदारों की एक कमजोरी मुझे नजर आई है, इंटरनेशनल मीडिया। कौन सा इंटरनेशनल मीडिया? जब पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान के अदारों पे बात आ जाए तो इंटरनेशनल मीडिया का हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ के अदारों की मिसाल देता हूँ। इटली में मैं जाता हूँ, बेल्जियम में यहाँ के अदारे भी है भाई। परवेज इकबाल साहब ने ये तो बहुत बड़ी न्यूज दे दिया। हमने ऑपोजिशन के लोग तो सुने थे जो इदारे में बात करते हैं, लेकिन हुकूमत के भी कुछ इस तरह के लोग शामिल हैं इसमें। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया परवेज इकबाल साहब, प्रोग्राम का टाइम दिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।